गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर एक नया दिन, फिर एक नई सुबह, फिर एक नई रे ऑफ होप के साथ करते हैं आज का दिन चालू। और आज की डेट जिस दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आज की डेट है दोस्तों 29 मार्च 2020, करेक्ट। और जैसा मैंने कहा है कि जनरली अगर ये नॉर्मल डेज होते थे, मतलब नॉन लॉकडाउन के डेज, नॉन कर्फ्यू के डेज अगर ये होते थे, तो अभी इस समय, मतलब अभी जब मैं आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी यहां टाइम हुआ है 3:30 AM, करेक्ट। सो बहुत इट्स टू अर्ली मॉर्निंग फॉर एनीवन टू वेक अप एंड एनीवन टू रोम अराउंड, अगर ये नॉर्मल दिन होता था तो। लेकिन अभी जब मैं मेरे घर पे ऊपर मेरे रूम में आ रहा था, सो आई वाज साइटिंग आउट सम साइट्स ऑन द रोड, और मैं देख रहा था कि रोड पे कुछ गाड़ियां दिख रही है, कुछ लोग घर से बाहर निकले हुए हैं अपनी गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में, जस्ट टू रोम अराउंड। क्योंकि दिन भर पुलिस की कड़ी नाकाबंदी होती है, पुलिस रोड पे होती है, पेट्रोलिंग चालू होती है, तो आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अब ये लोग जो थोड़े परेशान हो गए और वो कुछ भी करके घर के बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो बाहर की ठंडी हवा खाने के लिए, माहौल देखने के लिए अर्ली मॉर्निंग बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत अलग सीन है, बहुत अलग माहौल है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे लास्ट के दोनों वीडियोस जो मैंने बनाए थे ऑन चैप्टर नंबर 7 हायर परचेज एंड इंश्योरेंस, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, तो वो दोनों वीडियोस को सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच, दिल से, कोर ऑफ द हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर फीडबैक्स। वो सारे लोगों ने जिन्होंने वीडियोस देखे हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, हम बहुत दिनों से क्लासेस को मिस कर रहे थे, लेकिन अब ये वीडियोस देखने के बाद हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम क्लास में नहीं है। इवन तो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, पर तो भी एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूं, इट विल बी वेरी हार्ड टू बिलीव, बट यही कनेक्शन मुझे आपके साथ फील होता है जब मैं यहां पे अपने रूम में बैठ के अकेले, बिल्कुल अकेले, बिना किसी कैमरे के, सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करके आपके लिए बना रहा हूं ये वीडियो लेक्चर्स। जैसा मैंने आपसे कहा, इट्स नॉट इजी टास्क, और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं यार, आप सभी लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें जो हम लोग करते हैं ये बहुत क्रिएटिव चीजें होती है। चाहे YouTube के लिए वीडियोस बनाना हो, या आप लोगों के लिए कुछ नोट्स में कुछ एडिशनल करना हो, कुछ पेपर्स बनाना हो, या ये कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाना हो, दे ऑल आर द वर्क ऑफ क्रिएटिव थिंग्स। और क्रिएटिव थिंग्स करने वाले जो लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन तब मिलता है जब उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, उनके काम पे फीडबैक दिया जाए, और a simple thing, a pat is given on their back। तो जब उनकी पीठ थपथपाई जाती है कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लगा ये वो, तो हम लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अब और कुछ अच्छा करना है, और कुछ बेहतर करना है। तो वही एक और कोशिश के साथ हम आज मिल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक में। एक और चीज, इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी चल रहा है कोरोना, उसकी वजह से काफी लोगों ने, जो मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स है, जो स्टूडेंट्स है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, जो वर्चुअल बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने कुछ ऐसी जगह भी क्लासेस लगाई है जहां पे उनके पास वीडियो लेक्चर्स नहीं है, या किसी के पास है तो वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं है कि सर आप अगर पॉसिबल है तो प्लीज कुछ वीडियो लेक्चर्स आप अगर पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स YouTube पे अगर अपलोड कर सकेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो एज माय कंट्रीब्यूशन, देखो दोस्तों, मैं हूं बहुत गरीब इंसान, लेकिन एक चीज मेरे पास बहुत है, भरपूर है, और वो है द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड सरस्वती। ज्ञान बहुत है। अब मैं मेरी तरफ से सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं कि I can share my resource, my knowledge, my learnings with you all. So these video lectures are completely, totally uploaded on YouTube so that all those students can also take the maximum advantage along with the students of my batch, that's the ZPA students. सो दोस्तों, क्विकली बिना कोई डिले के आगे बढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत एक नए टॉपिक की। एक क्विक रीकैप, एक क्विक समरी, हमने क्या देखा। तो ये है हमारी बुक का इंडेक्स। वो सारे स्टूडेंट्स जिनके पास बुक है, कम ऑन टेक आउट योर बुक्स एंड चेक योर इंडेक्स। सो इन दिस इंडेक्स एज यू कैन सी ऑल द टॉपिक्स दैट आर टिक मार्क वी हैव कंप्लीटेड। और अब मैं यहाँ टिक मार्क कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, दैट इज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक को हमने खत्म किया। तकरीबन 4.5 घंटे हमें लगे इस टॉपिक को करने में, देखने में, करेक्ट। कोई भी नहीं सोएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जितना विजुअलाइज कर पा रहा हूं, कुछ बच्चे अभी भी यॉर्निंग कर रहे हैं। यॉर्निंग सबसे बड़ी बीमारी है, मुझे नहीं
मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कोई भी यौन करे और वो बीमारी दूसरों तक फैलाए। बिल्कुल बिल्कुल फोकस होके करना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल एक नया दिन है, उठ चुके हो, आधी मेहनत कर चुके हो, बाकी मेहनत करना है। ओके, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हम कर चुके हैं और जैसा मैंने आप सबको अनाउंस किया है, ऑल द ZPA स्टूडेंट्स ओनली, कि आप सब लोगों की सेकेंड नंबर टेस्ट ऑन CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग विल बी टेकन ऑन चैप्टर 4, 5, 6 and chapter number 7 hire purchase and installment system on 3rd April 2020। करेक्ट। तो वो सारे स्टूडेंट्स को मैं टेस्ट पेपर्स भेज दूंगा, आप घर पे बैठ के टेस्ट दे सकते हो, चेक कर सकते हो। अब मैं यहां थोड़ा स्किप करने वाला हूं और चैप्टर नंबर 8 ना लेते हुए मैं आज यहां इस लेक्चर में स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस क्लेम। रीजन, लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों। चैप्टर नंबर 8 जो है वो थोड़ा अलग, मैं कैसे कहूंगा कि थोड़ा कैश फ्लो टाइप का टॉपिक है, जहां आपका मुझे देखना बहुत जरूरी है, वैसे भी जरूरी है और वैसे भी जरूरी है ये टॉपिक की वजह से कि चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें एक अलग लेवल की थिंकिंग चाहिए, एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं यहां पे वर्चुअल में नहीं करना चाहता। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑन मी एज वेल एज ऑन यू कि अगर मैं करता हूं तो ये आपको बिल्कुल उतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट अगेन कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, और आगे के लिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या रेगुलेशंस और इंपोज करती है, ये रिस्ट्रिक्शंस कब तक रहती है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट टॉपिक से, जिसका किसी भी कोई टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है, और टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस क्लेम। सो दोस्तों आइए आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस क्लेम्स में ओपन कीजिए आपकी बुक्स। आई होप आप पूरी तरह इक्विप होके बैठे हैं, अपने घर पे ही सही बट इक्विप्ड होके बैठे हैं। मतलब आपके पास है आपके टेक्स्ट बुक, आपके पास है आपका रजिस्टर्स, आपके पास है आपका कैलकुलेटर्स, आपके पास है आपके सारे रिक्वायर्ड स्टेशनरी आइटम्स। करेक्ट, ये सारी चीजें आपके पास होगी और मैं ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, हर लेक्चर की तरह, हर एक नए दिन की तरह, जैसे हम लोग हर रोज सुबह 7 बजे मिला करते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे और खुद से कहते थे एक चीज, कम ऑन रिपीट विद मी, अपना टाइम। आई कांट हियर दैट, कम ऑन रिपीट विद मी, अपना टाइम। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल सही बात है, अपना टाइम जरूर आएगा। क्योंकि मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ये जो भी है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कोरोना, जैसा भी हो कोरोना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों का डेडिकेशन स्ट्रांग है, हम लोग कमिटेड है, फोकस्ड है। किसी भी चीज को कहीं से भी आने दो, हम देख लेंगे, निपट लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 9 ऑफ अकाउंटिंग इंश्योरेंस क्लेम्स। जैसा मैंने कहा था, क्रिएटिव पर्सन हूं, क्रिएटिव बंदा हूं और ड्राइंग भी पसंद है, तो ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया इस बुक के अंदर, जस्ट टू एक्सप्लेन द टर्म इंश्योरेंस इन अ बेटर मैनर। दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमें इस टॉपिक में समझना है कि ये टॉपिक क्या है, क्यों है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक एंड कहां से कहां तक हमें इस टॉपिक में ट्रैवल करना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है, जिस एज द नेम सजेस्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स, वी are here going to find out the amount of an insurance claim. But in order to understand this term insurance claim, we need to first understand what you mean by the word insurance. So what is an insurance? Please understand. My dear friends, insurance is a contract between the two parties. Insurance is a contract between the two parties where the first party is known as insurer. Insurer, the first party, means what? It is nothing but it is any insurance company. There are several types of insurance companies, right? Bajaj Finance, Oriental Insurance, Life Insurance Corporation, ICICI Lombard, and so on. So insurer is the first party to this contract, and the second party to this contract is insured. Insured means that person who approaches to the insurance company और वो कहता है कि आप मुझे रिस्क प्रोटेक्शन दो, मुझे आप सेफ्टी दो। तो ये जो पर्सन होता है, he is known as policy holder. What happens? Correct. So insurance is a contract
of what देखते हैं. But insurance is a contract between two parties. The first party is insurer. Insurer means insurance company, and insured. Insured means the policy holder. Correct? Policy holder मतलब वो पर्सन जिसकी रिस्क कवर हो रही है. Insurance is a contract of indemnity. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहां यूज किया है. Insurance is a contract of इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? टू इंडेमनीफाई. छोटे छोटे टर्म्स हैं, समझना अच्छे से. इंडेमनिटी का मतलब होता है टू इंडेमनीफाई, और इंडेमनीफाई का मतलब होता है टू कॉम्पेंसेट. इंडेमनिटी का मतलब होता है टू इंडेमनीफाई. इंडेमनीफाई का मतलब होता है टू कॉम्पेंसेट, और कॉम्पेंसेट का मतलब होता है टू मेक गुड फॉर लॉसेस. अब ये बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मींस टू इंडेमनीफाई. टू इंडेमनीफाई मींस टू कॉम्पेंसेट. टू कॉम्पेंसेट मींस टू मेक गुड फॉर लॉसेस. और यहां इस पूरे ये जो भी सीरीज ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सारे सीरीज ऑफ वर्ड्स में ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबसे पहले नुकसान होना जरूरी है, लॉस होना जरूरी है. क्योंकि अगर लॉस होगा तो ही आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. मतलब दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम्स एक चीज के लिए आपको इस पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है, एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन इज प्रिंसिपल ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट. क्या मतलब होता है इस टर्म का? प्रिंसिपल ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो वन शुड एनरिच ऑन द बेनिफिट ऑफ अदर्स. कोई किसी और के नुकसान करके, किसी और का नुकसान करके फायदा नहीं उठा सकता. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये अनड्यू एनरिचमेंट के लिए नहीं होता है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. आपको चोट लगी, आपको नुकसान पहुंचा, और आपके नुकसान की भरपाई, कंपेंसेशन का हिंदी में मतलब होता है भरपाई. सो you have incurred losses. Losses means can be any type of losses, isn't it? So you have incurred certain losses, and since you have been affected by those losses, in order to protect you, in order to safeguard you against those losses, this is a contract of indemnity. So insurance is a contract of indemnity entered between two parties known as insurer and insured to protect the probable loss, to protect the probable loss incurred for the subject matter. To protect the probable loss incurred for the subject matter. दोस्तों, ये डेफिनेशन किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरी होम प्रोडक्शन है, मैंने खुद ने बनाई है डेफिनेशन. अच्छे से फिर से बोल रहा हूं, सुनना समझना ध्यान दीजिएगा. एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ऑफ व्हाट? इंडेमनिटी. बिटवीन whom? two parties. What are those two parties? Insurer and insured. For what? To protect the insured against the probable loss. Probable loss means अभी तक लॉस हुआ नहीं है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है? ताकि if there is any loss taking place in future, then the insured can be protected against that loss. But loss of what? Loss in terms of subject matter. Subject matters मतलब क्या? जिसके वजह से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर आर्टिकल, वो पर्टिकुलर चीज जिसके लॉस को लेके ये कंसर्न एक्सप्रेस किया जा रहा है. तो बहुत सिंपल एग्जांपल है. इफ यू बाय, हमने देखा चैप्टर नंबर 7 में, हमारा बंदा अगम ही बाय द मोटरसाइकिल. सो अब ये जो मोटरसाइकिल परचेज कर रहा है, ये मोटरसाइकिल के ऊपर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. क्यों ली है पॉलिसी? ताकि अगर इस मोटरसाइकिल को कुछ भी डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी अगम को कॉम्पेंसेट, इंडेमनीफाई करने वाली है उस चीज के लिए. तो इन दिस कंप्लीट एग्जांपल, इंश्योरर इज द इंश्योरेंस कंपनी, अगम इज द इंश्योर्ड, और वो जो मोटरसाइकिल है जिसके लिए ये पॉलिसी ली गई, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर. माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज वाइड रेंज ऑफ एरे, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी अवेलेबल जिसके लिए आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं.
लैपटॉप्स का इंश्योरेंस होता है, मोबाइल फोन्स का, बिकॉज आजकल आप देख रहे हो मोबाइल फोन्स कितने एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स होते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो लोग उसका इंश्योरेंस लेते हैं। मतलब एक जमाना था दोस्तों जहां पे इंश्योरेंस कुछ चुनिंदा कुछ गिनती की चीजों का ही लिया जाता था, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, इक्विपमेंट्स का इतना नहीं होता था। करेक्ट, लाइफ की, किसी की लाइफ का इंश्योरेंस भी लिया जाता है, तो ये सारी चीजों का इंश्योरेंस लिया जाता है। लेकिन आजकल आप देखिए जैसे जैसे नए नए इक्विपमेंट्स आने लगे हैं, जैसे जैसे रिस्क बढ़ने लगी है, जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ने लगे हैं, ट्रेड के ऑपरेशनल चैलेंजेस, उस तरीके से अलग अलग चीजों की इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाली जाती है। मतलब सब्जेक्ट मैटर यार कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इनटेंजिबल। यस, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। टेंजिबल सब्जेक्ट मैटर्स के तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। टेंजिबल सब्जेक्ट मैटर में लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग। आप अपने घर का इंश्योरेंस निकालते हैं ताकि अगर अर्थक्वेक आया है, फ्लड आया, कुछ भी आया तो आप उससे प्रोटेक्ट हो। आप अपने, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, आप अपनी फिक्स्ड एसेट का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। करेक्ट, ये सारी चीजें हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट। लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, अदर इक्विपमेंट्स जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सारे क्या है, टेंजिबल सब्जेक्ट मैटर्स है दोस्तों। इन सबका इंश्योरेंस निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना, ये सिर्फ टेंजिबल ही नहीं, इट कैन इवन बी इनटेंजिबल। और ये क्या होता है इंटेंजिबल? इंटेंजिबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। इट कांट बी सीन, इट कांट बी फेल्ट, इट कांट बी टच, इट कांट बी स्मेल। तो ऐसी कोई भी चीज जो दिखती नहीं है पर होती है। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं सर हम इसका? ऐसी क्या चीज हो सकती है? तो इनटेंजिबल सब्जेक्ट मैटर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, वैसे लाइफ टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल है। सब्जेक्ट मैटर मतलब लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अब पर्सन मींस व्हाट? पर्सन, पर्सन्स बॉडी, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। ये वो बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ लाइफ इंश्योरेंस के अलावा अगर मैं बात करता हूं ना, जनरल इंश्योरेंस की अगर मैं यहाँ बात करता हूं, तो सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनटेंजिबल सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? तो मैं आपको बिल्कुल उसका लाइव एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। वंस आई वॉज ट्रेवलिंग इन by a flight from one place to another place. I think I was flying into Mumbai, and en route I was accompanied by, in the same flight, the next seat was seated Mr. Sonu Nigam. So बहुत बड़े सिंगर है, बहुत बड़े पर्सन है। सो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ बैठ के फ्लाई करूं, और वो फ्लाइट में मेरे साथ में थे, मेरे कंपेनियन थे। इमीडिएटली नेक्स्ट सीट में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसी बात 2-2.5 घंटे का रास्ता था, तो थोड़ी बहुत चिट चैटिंग हुई, बात हुई, ये हुई वो हुई, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो वहां पे उन्होंने हमें बताया कि he have insured his throat. Now can you imagine this thing? सोनू निगम ने अपने थ्रोट का इंश्योरेंस ले रखा है। बहुत बहुत लॉजिकल है। मतलब मैं ऑब्वियसली उस समय तक सीए बन चुका था, ये सारी चीजें पढ़ चुका था, मैं जॉब कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन ये चीजें मेरे एक्सपेक्टेशंस के बाहर थी। मुझे मेरे टीचर ने तब ये नहीं समझाया कैसा इंटेंजिबल सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में ये चीज फिट हो गई, बॉस के सब्जेक्ट मैटर इंटेंजिबल भी हो सकता है। थ्रोट, वॉइस ऑफ सोनू निगम। ये सोनू निगम एक सिंगर की ब्रेड एंड बटर होता है, रोजी रोटी होती है। अब अगर किसी भी कारण से, कोई भी रीजन से, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर परमानेंटली किसी सिंगर की वॉइस चली जाए तो आपको नहीं लगता है उसका तो सब काम धंधा बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाएगा। हिज एंटायर लाइवलीहुड विल बी एंडेंजर्ड, एंड सो टू प्रोटेक्ट हिज livelihood he has taken an insurance policy on his throat, to protect his voice, to protect his throat. So that is an example of intangible subject matter. माय डियर फ्रेंड्स, हमारी दुकान में अगर सपोज एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की दुकान में अगर आग लग जाती है तो वो दुकान में आग लगने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, एक बार जरा विजुअलाइज करके देखिए। तो उस दुकान के अंदर बना होगा बहुत सारा फर्नीचर, वो फर्नीचर जल के राख हो जाएगा। वो फर्नीचर मतलब शॉपकीपर का हो गई एसेट। एसेट मतलब सब्जेक्ट मैटर कैसा है? टेंजिबल सब्जेक्ट मैटर है। यस, इट्स लॉस ऑफ टेंजिबल सब्जेक्ट मैटर। वो दुकान के अंदर होंगे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, अगेन एसेट
asset is tangible subject matter. In his shop he may have lot of stock, बहुत सारा स्टॉक होगा, किराना दुकान वाला है, ग्रोसरी शॉपकीपर है, बहुत सारी चीजों का स्टॉक होगा, तेल, घी, अनाज, ये वो सब जल के राख हो गया। ये सब क्या है? टैंजिबल सब्जेक्ट मैटर है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब आपने नहीं दिया, मैंने अज्यूम कर लिया, बिल्कुल सही जवाब है कि एक किराना दुकान में जब आग लग जाएगी तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल सही जवाब है आपका, कहीं इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नुकसान है जो अभी हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे, और वो नुकसान क्या है ये समझना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, तब जब उसकी दुकान में आग लग जाएगी तो आग बुझाने के बाद क्या अगले दिन इमीडिएटली वापस दुकान चालू हो जाएगी? एंड द आंसर इज नो। आई मीन फॉर सम टाइम, अच्छे से सुनना समझना कोशिश करना, वापस आऊंगा मैं इस कंसेप्ट पे, इस टॉपिक में। फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए दोस्तों उसका बिजनेस डिसरप्ट हो जाएगा। एक वर्ड मैंने यहां यूज किया है, लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हिज बिजनेस विल बी disrupted, his business will be disturbed, his business will be dislocated। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान, वो जो लोकेशन पे दुकान है, उस लोकेशन पे कई लोग उसके कस्टमर सेट हैं, बिल्कुल उसी के यहां से आते हैं, उसी के यहां पे खरीदते हैं सामान और उसी के यहां पे जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल सेट है। लेकिन क्योंकि वो दुकान में आग लग गई, तो अब वो आग क्यों लगी, अगर वहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसके वजह से समय लगेगा। उसके बाद में वो जो डेब्रीज बची है, जो स्क्रैप बचा है, वहां पे जो भी राख बची है, उसको क्लीन करना, हटाना, उसमें समय लगेगा। वो सारा फर्नीचर निकालना, दोबारा दुकान का पूरा इंटीरियर करना, पेंटिंग करना, फर्नीचर बनाना, नया माल भरना, दोस्तों इसमें महीनों लग जाएंगे, महीनों। और कुछ केसेस में तो आपको पता है इट मे इवन टेक ईयर्स, क्योंकि अगर सपोज आग लगने का कारण है कोई बॉम्ब ब्लास्ट, तो वहां पे सपोज पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, एंटी टेररिस्ट सेल वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी को आप कुछ नहीं कर सकते हो ताकि एविडेंस इरेज ना हो जाए। तो कुछ समय में ये पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ये पीरियड ऑफ डिसरप्शन, पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस, इट कैन इवन रन 2 years। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में माना आपकी एसेट जल गई है, वो एक लॉस है, माना आपका स्टॉक जला, वो एक लॉस है, पर एक तीसरी चीज आप कैसे भूल सकते हो? जितने समय तक आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, क्या आप उतने समय तक are you really not losing the opportunity प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड? थिंक ऑन इट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जितने समय तक आपका वहां बिजनेस नहीं हो रहा है, जो भी आपका पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस है, उतने समय में जितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे, क्या अब उतना प्रॉफिट आप लूज नहीं कर रहे हो? यस, इसको कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी पॉलिसी ली जा सकती है। तो दोस्तों लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर। कैसा सब्जेक्ट मैटर हो गया? इनटेंजिबल सब्जेक्ट मैटर। सो फिर से मैं वापस एक बार डेफिनेशन पे आता हूं और आपको फुल डेफिनेशन वापस एक्सप्लेन करता हूं। दैट इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब मैंने आपको वर्ड क्या बताया, देखो, टू इंडेमनिफाई मींस टू compensate मींस टू मेक गुड फॉर लॉसेस। इंडेमनिटी को मैं एक और वर्ड से डिफाइन कर सकता हूं, वो है गारंटी। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का रिलेटिंग वर्ड है गारंटी। टू मेक गुड फॉर लॉसेस, enter between insurer and insured to protect the subject matter, to protect the insured from the foreseen losses, probable losses on the subject matter against the various risk। तो जो भी अलग अलग रिस्क हो सकती है, उन रिस्क से आपके बिजनेस को बचाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो जैसे आप यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाया जिसके अंदर आप देखिए, अ मैन स्टैंडिंग विद एन अम्ब्रेला covering a package held by another man against the strong rains and thunderstorm. Now in this example, the man who is providing the shield, who is providing the cover, who is providing the coverage, protection against the rain to those boxes become subject matter, and the man providing the shield is an insurer.
Now these boxes are owned, they are held by the person, another person in blue, that is known as insured, and the umbrella is nothing but it is the risk coverage. तो risk coverage किस फॉर्म में की जाती है? तो जब आपका मतलब इंश्योर्ड का कुछ नुकसान होता है, नुकसान किस चीज का होता है? सब्जेक्ट मैटर का होता है। तो इंश्योर्ड का जब सब्जेक्ट मैटर का नुकसान होता है, लॉस होता है, तो इंश्योरर वहां आता है उसके रेस्क्यू के लिए और उसको मॉनिटरीली कॉम्पेंसेट करता है। सो एक चीज क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना, अपने दिलो दिमाग में, अपनी नसों में बैठा लेना कि इंश्योरेंस के लिए क्या होना जरूरी है? लॉस होना जरूरी है। बोलो 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 मेरे साथ, कम ऑन। इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? लॉस होना जरूरी है। अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, अगर लॉस नहीं होगा तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और लॉजिक, रीजन सर ने बताया, प्रिंसिपल ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट, मतलब नो वन कैन एनरिच ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। वेल रियली स्पीकिंग, अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि हम इतना एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं इंश्योरेंस में, तो कहते हैं ना भावनाओं में बह सकते हैं हम इतना कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। So primarily there are two types of insurance. One is known as life insurance and another is known as general insurance. तो life insurance मतलब क्या? यहां पे subject matter क्या होता होगा? So in case of life insurance the subject matter is life of a person, correct? And in case of general insurance subject matter बाकी सारी चीजें होगी, लैपटॉप, मोबाइल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, स्टॉक, ये वो, प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो मैंने भी आपको बताया, सोनू निगम का थ्रोट, ये सब क्या है? जनरल इंश्योरेंस है। नाउ अब मेरी बात अच्छे से समझना, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में इंश्योरेंस क्लेम की। अब इंश्योरेंस की प्रोसीजर होती क्या है? तो आप मतलब इंश्योर्ड पहले पॉलिसी ले लेते हो, तो ये पॉलिसी लेने के बाद आप इंश्योरर को उसके बदले देते हो एनुअल प्रीमियम, क्योंकि वो आपको रिस्क कवरेज दे रहा है। अब जब एक्चुअल लॉस होता है, जब सब्जेक्ट मैटर का एक्चुअल लॉस होता है, तो ये जो इंश्योर्ड है, ये इंश्योर्ड इंश्योरर को अप्रोच करता है और इंश्योरर को कहता है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा लॉस हो गया है, आग लग गई है, बारिश आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, तो मेरा ये सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है, प्लीज आप यहां पे आइए और आप मेरे लॉस को असेस कीजिए, प्लीज कम एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस। एट टाइम्स ही हिमसेल्फ मे ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड देन ही अप्रोचेस to the insurer and admits his claim and apply for his claim. That claim is known as insurance claim. मतलब मेरे हिसाब से, insured के हिसाब से इतने का नुकसान हुआ है। That means in case of general insurance, what is required? You need to do assessment of losses incurred. जितना भी लॉस हुआ है उसका असेसमेंट करना जरूरी है, आपको देखना जरूरी है कि कितने का लॉस हुआ है। कैलकुलेट कर सकते हो आप कितने का सामान जला है, कितने की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है, कितने का क्या हुआ है, ये सब का आप असेसमेंट कर सकते हो। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, जनरल इंश्योरेंस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इंश्योरेंस के लिए भी यूज होता है, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी यूज होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, इसके केस में ऐसा नहीं होता है। मतलब असेसमेंट कैसे किया जा सकता है? आप सोचो तो सही, अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो क्या हम लेट्स टेक जनरल इंश्योरेंस में एक एग्जांपल लेते हैं हम किसी एसेट का, तो जब आग लग गई है और वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हम जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये जो एसेट, ये जो फर्नीचर जला है, ये फर्नीचर कितने का था, कितने की वैल्यू थी, हमने कितने साल पहले खरीदा था और अब कितने साल यूज कर चुके हैं, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, तो आज की उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम आसानी से असरटेन कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं कि भाई इतने का मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन जरा दोस्तों मुझे ये तो सोच के बताओ कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या करोगे? क्या आप लाइफ इंश्योरेंस के केस में असेसमेंट कर सकते हो कि अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी डेथ होने की वजह से क्या आप उसकी बॉडी देख के, उसकी हाइट देख के, उसकी पर्सनालिटी देख के, कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस? द आंसर इज सिंपली NO, no. And therefore my dear friends, life insurance is known as the contract of assurance. Now but there's difference between insurance and there's difference between assurance. Assurance का मतलब क्या? एक शब्द कहूंगा आप समझ जाओगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। assurance का मतलब क्या? बोलो मेरे साथ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मतलब
आप किसी की डेथ के वजह से उसके पीछे रहने वालों के लिए कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा ये आप कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसमें असेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसमें होता है देयर इज समथिंग नोन एज सम अश्योर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक पढ़ा था पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेवरल लाइफ पॉलिसी, याद कीजिएगा। तो आप जब खुद की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप इंश्योरेंस वालों को क्या कहते हैं कि मैं इतने इतने की, मैं 10 लाख की, मैं 25 लाख की, मैं 50 लाख की पॉलिसी लेना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आप मेरे सक्सेसर्स को वो 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए पे करोगे बिना किसी सवाल के। मतलब वहां कोई असेसमेंट नहीं होता है, वहां एक अश्योरेंस होता है, एक सम इंश्योर्ड होता है। तो अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं तो मुझे उतना प्रीमियम देना है, अगर मैं 25 की दे रहा हूं तो उतना प्रीमियम भरना है, और अगर मैं 50 लाख की पॉलिसी दे रहा हूं तो मुझे उतना प्रीमियम में तब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे भरना है। और जिस दिन भी कुछ मिस हैपनिंग होती है हमारे सक्सेसर्स को वो फिक्स्ड अमाउंट, वो डिटरमाइंड अमाउंट मिलेगा, जिसको कहते हैं सम अश्योर्ड। और ये चीज गाड़ियों के केस में नहीं होती है, ये चीज फर्नीचर के केस में नहीं होती है कि सम अश्योर्ड नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर, गाड़ियां, ये सब जो है ये जनरल इंश्योरेंस में आती है। और यहां किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों, असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। आपका जब भी लॉस होता है सब्जेक्ट मैटर को देखा जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है, कितने का लॉस हुआ है, और फिर उसके बेसिस पे आगे चीजें ली जाती है। लेकिन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहां पे लाइफ इंश्योरेंस को कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। तो अगर मैं ये टॉपिक की बात करता हूं ना इंश्योरेंस क्लेम की, तो आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि इंश्योरेंस क्लेम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू असर्टेन, टू बी असर्टेन फॉर विच पॉलिसीज, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड नॉट फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये चीज क्लियरली आप ध्यान में रखिएगा, करेक्ट। So types of insurance है दो, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। और फिर ये जो जनरल इंश्योरेंस होता है ना, ये इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फायर इंश्योरेंस, ये सब चीजें मैं पहले वापस पढ़ाता था जब ग्रुप 2 पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग में टॉपिक होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट। तो जनरल इंश्योरेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मींस दोस पॉलिसीज व्हिच इज रिलेटिंग टू द रिस्क ऑफ फायर, जलने की वजह से जो नुकसान होगा उसकी जो पॉलिसीज होती है उसको कहते हैं फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस मींस व्हाट, हाई सीज, ओशियंस में जो बड़े बड़े कंटेनर्स, शिप्स, वेसल्स चलते हैं, वो वेसल्स में अगर हाई सीज में कोई भी रीजन से लॉस होता है तो कहते हैं मरीन इंश्योरेंस। और बाकी फिर जितने भी आते हैं वो सब आते हैं थर्ड कैटेगरी में, दैट इज नोन एज विच, मिसलेनियस इंश्योरेंस, करेक्ट। समझ में आया सभी को। तो हम ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम लाइफ इंश्योरेंस से डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फिर से मेरे साथ बोलो, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या, बोलो मेरे साथ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये किसकी टैगलाइन है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जो है फायर, मरीन एंड मिसलेनियस। तो क्विकली आइए आपके रजिस्टर में हेडिंग लिखिए चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस क्लेम, और बनाइए ये ट्री डायग्राम जो आपके सामने है।
डन ऑल ऑफ यू, लिखा सभी ने? इफ आई टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, करते रहिए मेरे साथ, गो ऑन राइटिंग। सो इस टॉपिक में हम ये 3 सब्जेक्ट मैटर से डील करने वाले हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। वेल रियली स्पीकिंग, लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी तो सबसे आसान होती है, देखेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर, और आपके लिए जो नहीं होगी वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत आप खुद को रिलेट कर सकेंगे, देख सकेंगे। इट्स वेरी मच आई कैन से, आपने अगर सीए फाउंडेशन अच्छे से किया है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज गोइंग टू हेल्प यू, आई मीन this particular concept of CA foundation will help you. CA फाउंडेशन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो टॉपिक का नाम था इन्वेंटरी वैल्यूएशन, करेक्ट। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का ये जो टॉपिक था सीए फाउंडेशन के अंदर, ये टॉपिक के अंदर एक मेथड हमने पढ़ी थी, वैसे तो कई सारी मेथड्स पढ़ी थी, बट वन ऑफ दोज मेथड्स वाज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिटेल प्राइस मेथड। अगर आपको याद हो तो वहां पे होता ये था कि हमें कुछ डेटा दिया गया होता था, परचेजेस है, सेल्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओपनिंग स्टॉक है, और फिर हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता था उस टॉपिक में। तो कुछ कुछ उस मेथड की आपको हेल्प मिलने वाली है एज फार एज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी इज कंसर्न। सो अगर मैं ये चैप्टर की बात करता हूं, चैप्टर नंबर 9, so the scope of this chapter is to assess the insurance claim on account of loss of stock। जब आपका स्टॉक जल जाता है, नुकसान हो जाता है, तो हम वो देखेंगे लॉस ऑफ एसेट, इफ योर एसेट गेट्स डिस्ट्रॉयड, एंड व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट योर स्टडी मटेरियल, देयर आर टोटल how many questions have I given you? Just understand properly. So in this particular topic, again as I've told you in the last lecture as well, that you need to understand that how you have to use this book, my material. So this material I have classified total number of questions into 3 parts. The first part is essentials. Essentials means जो हमें क्लास में करना ही है, उसमें कोई choice नहीं है. Second part is growth, जो आपके लिए ऑप्शनल है। ये वो सारे बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा जो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जिनके टारगेट्स कुछ और है, वो किसी और चीज को माइंड में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोगों के लिए थर्ड पार्ट है मैच्योरिटी पार्ट। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं, सो आई हैव गिवन 23 क्वेश्चंस, मैसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एसेंशियल सेगमेंट। आई हैव गिवन 14 क्वेश्चंस इन द सेकंड सेगमेंट, दैट इज ग्रोथ सेगमेंट, एंड 5 क्वेश्चन इन द मैच्योरिटी सेगमेंट। सो अगर मैं इन तीनों का टोटल लेता हूं, 3 + 4 7 + 5 12, 42 क्वेश्चंस का ये टॉपिक है। बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय करेंगे आप ये टॉपिक को अगर मेरे साथ अच्छे से टॉपिक को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। 23 क्वेश्चंस मोरलेस हमारे यहाँ पे इस लेक्चर में होने वाले हैं, तो इसको देखना समझना आपके लिए है बहुत बहुत जरूरी, करेक्ट? ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूं आगे, समझाता हूं आपको इस टॉपिक को आगे। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना थ्योरी पार्ट मैंने यहां पे इस टॉपिक में ऑलरेडी दिया है। और अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सब चीजों को आपको पढ़ना है। डोंट मिस इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ दिस एंटायर स्टडी मटेरियल। ये पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश मटेरियल प्रिपेयर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ICAI मॉड्यूल। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ICAI मॉड्यूल प्लस RTPs प्लस पास्ट एग्जाम पेपर्स प्लस क्वेश्चन
preparation, for practice, everything is included in this particular material. So all you need to do is just keep an eye and hands on this particular material, and you can't afford to miss even a single material, even single word from this material. So now how to proceed ahead in this particular topic. So दोस्तों होता यह है कि हम सब लोग हैं इंश्योर्ड मतलब कौन? पॉलिसी होल्डर मतलब द ओनर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वो पर्सन जो रिस्क प्रोटेक्शन चाहता है। तो हम सब लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। सबसे पहले मैं पिन पॉइंट या एग्जांपल लूंगा लॉस ऑफ स्टॉक का, क्योंकि हम इससे अब कर रहे हैं शुरुआत, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगा। हम जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि हमें चाहिए रिस्क कवरेज। किस चीज की रिस्क कवरेज? व्हाट इज योर सब्जेक्ट मैटर? हम आंसर देते हैं आवर सब्जेक्ट मैटर इज क्लोजिंग स्टॉक, इजंट इट? क्लोजिंग स्टॉक कहो या अनसोल्ड स्टॉक कहो, ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक। जो भी मेरे दुकान में, मैं एक छोटा दुकानदार हूं, वही मेरा दुकान है, वही मेरा गोडाउन है। सो मेरा जो भी स्टॉक यहां पड़ा है, ये स्टॉक है मेरा सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो मुझे इसका रिस्क प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है, मैं आपको रिस्क प्रोटेक्शन देती हूं और आपको मुझे ये सब्जेक्ट मैटर के लिए इतना इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है? अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हो गया, मैं हर साल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी मुझे तब तक रिस्क कवरेज देती रहेगी जब तक मैं प्रीमियम पे करता रहूंगा। द मोमेंट आई स्टॉप मेकिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम, my risk coverage will automatically will be ceased. Now I am talking about that particular day, that black day, वो एक काला दिन जिस दिन एक्चुअल लॉस होता है। मेरी दुकान में लग जाती है आग, और आग लगने के बाद में मैं इंश्योरेंस कंपनी को बुलाता हूं और उनको कहता हूं कि यार मेरे यहां तो आग लग गई है, तो प्लीज आप आइए और चेक कीजिए। और फिर इंश्योरेंस कंपनी वहां आती है और इंश्योरेंस कंपनी आने के बाद क्या करती है? सबसे पहले मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था जनरल इंश्योरेंस के केस में, व्हाट डज दे डू? दे डू असेसमेंट, दे डू कैलकुलेशन। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, कि जिस दिन आग लगी होगी उस दिन आपके दुकान में कितने का स्टॉक रहा होगा, और फिर वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू को कंपेयर करते हैं विद द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या कहा मैंने? दे कंपेयर द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर विद द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अब यहां पे क्या होगा समझना। अब यहां पे 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। मैं इसको थोड़ा क्रिस्टलाइज फॉर्म में लिखता हूं, आपको मैं जब कहूंगा तभी आप लिखिएगा। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, I compare this value with amount of insurance policy. Have you understood? मैंने कुछ अमाउंट की पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है, समझना, और मैं ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी को अब कंपेयर करता हूं किससे? मेरे वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर से। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर, मैं यहां पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं दोस्तों, हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, सिर्फ समझने की कोशिश करना। सपोज मेरे अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो है, लेट्स टेक एग्जांपल 50,000 रुपीज। मैंने 50,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है, और जिस दिन मेरी दुकान में आग लग जाती है और जो सर्वेयर आता है, जो इंश्योरेंस कंपनी से लोग आते हैं, वो लोग वैल्यूएशन करते हैं कि मेरे जो भी रिकॉर्ड्स हैं या जो भी डेटा एविडेंसेस अवेलेबल है उसके बेसिस पे कि व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। एंड सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज दे फाइंड दैट दिस वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर is equal to value amount of insurance policy. Again I repeat, blue में मैंने सिर्फ hypothetical figures लिखे हैं, black पे focus करो। If the value of subject matter is equal to amount of insurance policy, this case is known as full insurance. क्या कहलाता है दोस्तों?
फुल इंश्योरेंस का मतलब इट इज एब्सोल्युटली लाइक जैसे कंपनी अकाउंट्स में होता है ना, इशू एट पार, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, ठीक उसी तरह जितने के गुड्स थे उतने की ही पॉलिसी दी। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज नोन एज फुल इंश्योरेंस। कोई नहीं लिखेगा वैष्णवी ताई डोरे थांबा। सारे बच्चों को मैं कहने चाह रहा हूं, स्वराज प्लीज डोंट राइट, सब जने लिखना बंद करो। मुझे पता है वो जो पीछे ग्रुप बैठा है ना, आनंद रामपुरिया एंड सिद्धार्थ अय्यर, कार्तिक, शिवोम, मुझे पता है दीपक घाटे, सब जने बैठ के आप लोग वहां पे लिख रहे होंगे। अभी लिखो मत बेटा, मुझे पता है नींद उड़ाने का सबसे आसान तरीका है लिख लेना चाहिए, बट अभी मैं कह रहा हूं प्लीज फोकस करो, समझने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना ये वीडियो लेक्चर है, आप इसको रिप्ले कर सकते हो, लेकिन यार अभी आप समझो कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज इक्वल टू इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कहलाता है दिस केस इज नोन एज द केस ऑफ फुल इंश्योरेंस। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है जहां पे अगेन मैं क्या करता हूं, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट तो सेम रखता हूं। 3 केसेस हम देखेंगे, तीनों में मैं सेम रखता हूं, 50,000 50,000 50,000। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, लॉस हुआ है, वो लॉस कितने का हुआ है? लेट्स टेक एग्जांपल 30,000 का। मतलब अब यहां पे सिंबल कैसा होगा? वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी ज्यादा है और वैल्यू कितनी है? कम है। तो ये जो केस होता है ना दोस्तों, ये केस कहलाता है ओवर इंश्योरेंस। वेल रियली स्पीकिंग प्रैक्टिकल लाइफ में ओवर इंश्योरेंस नाम का कंसेप्ट नहीं होता है, ये भी फुल में ही कवर होता है। मतलब फुल इंश्योरेंस का मतलब होता है व्हेन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज नोन एज फुल इंश्योरेंस। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन से आप देख रहे हैं यहाँ पे, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको अलग अलग लिखा है, नहीं तो उसको भी फुल कहोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो तीसरी सिचुएशन होती है वो होती है सबसे डेंजरस सिचुएशन, जहां पे होता यह है कि मैंने 50,000 की पॉलिसी तो ले रखी थी, लेकिन जिस दिन आग लगी ना उस दिन मेरे गोडाउन में 75,000 के गुड्स थे। इसका मतलब क्या है? माय वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर is greater than the amount of policy. मतलब can I say my risk coverage is inadequate? Do you agree with me? मैंने पॉलिसी कितने की ली? 50,000, लेकिन मेरा नुकसान कितने का हुआ है? 75,000। मतलब मेरा रिस्क कवरेज जो है ना दोस्तों वो क्या है? इनएडिक्वेट है। ये जो तीसरी सिचुएशन होती है ना, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज अंडर इंश्योरेंस। Have you understood all of you? मतलब फुल इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जो मेरा नुकसान हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इट इज आइदर इक्वल टू और इट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम टेक्स प्लेस देन व्हेन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड दिस केस इज नोन एज द केस ऑफ व्हाट? अंडर इंश्योरेंस। अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल देता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज डोंट राइट anyone, नस्मिता, थांबा, लियोनका, प्लीज डोंट राइट एनीवन, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई राइट। एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं हम, ठीक है? तो इलस्ट्रेशंस में मैं क्या करता हूं, कुछ कॉलम्स बनाता हूं। नेट लॉस ऑफ स्टॉक है ना। नेट लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है ग्रॉस लॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू। मतलब नेट लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब कुछ नहीं है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और इसको मैं फिर कंपेयर करूंगा अमाउंट ऑफ पॉलिसी से, ठीक है? और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ इंश्योरेंस होगा, ये फुल होगा, ओवर होगा, अंडर होगा, और फिर हमें यहां कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ क्लेम, कितने का क्लेम होगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, समझना अच्छे से, जहां पे आई हैव गॉट अ पॉलिसी ऑफ 50,000 रुपीज। अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अच्छे से समझना प्लीज। मैंने 50,000 की पॉलिसी निकाली है और मेरा नेट लॉस हुआ है 50,000। ये कौन सा टाइप ऑफ इंश्योरेंस कहलाएगा? इट विल बी नोन एज फुल इंश्योरेंस। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम? 50,000
के स्टॉक डिस्ट्रॉय हुए हैं, 50,000 की ही पॉलिसी है, मेरा क्लेम का अमाउंट कितना होगा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम, एंड द आंसर इज 50,000। आई होप ये केस सबको समझ में आया होगा, करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा केस मैं वो ले रहा हूं जहां पे मेरी पॉलिसी का अमाउंट है 50,000, लेकिन जो मेरा लॉस इंकर हो रहा है वो लॉस है 30,000 रुपीज। जैसे कि अब मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है, दिस इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ व्हाट, ओवर इंश्योरेंस, या फिर हम उसको फुल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। कुछ ऑथर्स ओवर कहते हैं, कुछ ऑथर्स फुल कहते हैं, इवन कंपनी टू कंपनी भी ये वेरी होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब यहां पे ये समझना है कि मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी दी अमाउंट ऑफ क्लेम, कितना मैं निकालूंगा, क्लेम का अमाउंट कितना होगा। क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी से कह सकता हूं कि मुझे पूरा 50,000 रुपए चाहिए, आई वॉन्ट एंटायर 50,000? आंसर इज नो, क्योंकि इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ क्लेम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ क्लेम इज lower of A, value of subject matter, or B, amount of policy। इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस दोस्तों अच्छे से समझना, ओवर इंश्योरेंस कौन सी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन व्हेन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है इसलिए ओवर इंश्योरेंस कहते हैं। इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लोअर ऑफ ए और बी। ए मींस वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर 30,000 और बी अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000, दोनों में से कम क्या है, आंसर होगा। समझ में आया? और इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक? सर 50,000 क्यों नहीं मिल रहा है? इसका लॉजिक है प्रिंसिपल ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट। नो वन कैन एनरिच ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अदर। माना आपकी पॉलिसी 50,000 की है, लेकिन आपको अमाउंट उतना ही मिलेगा जितने का एक्चुअल लॉस हुआ है, क्योंकि पहले समय से मैं ये चैप्टर चालू किया जब से क्या कह रहा हूं, इंश्योरेंस के लिए क्या जरूरी है, लॉस होना जरूरी है। और लॉस कितने का हुआ है, 30,000 का लॉस हुआ है, तो आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कितने का क्लेम मिलेगा, 30,000 का मिलेगा। मतलब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे मेरी पॉलिसी है 50,000 रुपीज की और मेरा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 45,000 रुपीज का। अगेन ये जो एग्जांपल है ये है ओवर इंश्योरेंस का एग्जांपल। सोचो, देखो, बताओ दोस्तों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम, कितना क्लेम मिलेगा मुझे, आंसर है 45,000। अगेन सर पर मैंने तो पॉलिसी 50,000 के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका लॉस कितना हुआ है, अगर वो पॉलिसी से कम है तो यू विल गेट द क्लेम लोअर ऑफ ए और बी। सर अगर मुझे एक चीज बताओ, मेरा लॉस है 49,000 और मेरा सर जैसे कि आप बता रहे हो पॉलिसी का अमाउंट कांस्टेंट है 50,000, क्योंकि ये अगेन ओवर इंश्योरेंस है, तो मुझे क्लेम कितना मिलेगा? कम ऑन, मैं आपको बोलूं इससे पहले आप मुझे बताइए, कम ऑन गाइस, यू टेल मी व्हाट विल बी दी। कोहली साहब, दीपक कोहली साहब, सांगा हाउ मच, अनीशा बताइए कितना होगा अमाउंट, दीप्ति जोयाशी, श्रुति पाटिल, व्हाट विल बी दी अमाउंट ऑफ क्लेम? द आंसर विल बी 49,000 ओनली, करेक्ट। इवन दो पॉलिसी 50 की है, अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी 49,000। यहां तक तो सब कुछ सही है, लेकिन ये जो सिचुएशन है यहां पे क्या होगा, जब मेरी पॉलिसी है 50,000 की, लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन में स्टॉक था 75,000 का। अब यहां पे हुआ है क्या, यहां पे दिस इज नोन एज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। क्या कहलाता है ये केस? दिस इज नोन एज द केस ऑफ व्हाट, अंडर इंश्योरेंस। कि मैंने 75,000 का मेरा स्टॉक उस दिन गोडाउन में था और मेरी जो पॉलिसी थी, रिस्क कवरेज थी, दैट वाज ओनली एंड ओनली हाउ मच, ₹50,000। तो अंडर इंश्योरेंस के केस में हम अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो कैलकुलेट करते हैं समथिंग नोन एज यूजिंग एवरेज क्लॉज। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ अभी अच्छे से समझना, जब क्वेश्चंस करेंगे तब वापस होगा ये सारी चीजें। नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू हरी, अच्छे से समझना।
मैंने पॉलिसी कितने की ली है? 50,000 की, और मेरा स्टॉक कितने का है? 75,000 का। मतलब कैन आई से, ये सिचुएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना इस क्वेश्चन। तो कैन आई से यहां पे इन दिस केस माय रिस्क कवरेज इज इनएडिक्वेट। जितना रिस्क कवरेज होना चाहिए था उतना नहीं है। रिस्क कवरेज क्या है? इनएडिक्वेट है। तो अब जब रिस्क कवरेज ही इनएडिक्वेट है तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई जब तुमने पूरे के पूरे स्टॉक को हमारे पास इंश्योर ही नहीं किया तो व्हाई शुड वी पे यू, कॉम्पेंसेट यू फॉर द एंटायर लॉस। तो हम यहां पे हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज इंसर्ट करेंगे और वो क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज। और फिर वो एवरेज क्लॉज को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ क्लेम। दोस्तों ये एवरेज क्लॉज का कैलकुलेशन अभी हम नहीं देखेंगे, आज के ही लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं देखेंगे। आई विल give answer to this particular part when we will come to the question. So for now please come to your registers and write down this entire part. वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूं बट आप जब तक ये पार्ट लिख रहे हैं आप इस समय तक इस वीडियो को कर सकते हैं फ्रीज कीजिए, ये पार्ट लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ये सब लिखा होगा। अगेन मैं कह रहा हूं जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है, द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स इज आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। किसी को कम समय चाहिए पॉज कर सकते हैं तो कम समय के लिए पॉज कर सकता है, किसी को ज्यादा समय चाहिए तो वो ज्यादा समय के लिए पॉज कर सकता है, लिख सकता है, आगे बढ़ सकता है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि जब असेसमेंट होता है तो दो चीजों का कंपैरिजन होता है, वन इज वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अनदर इज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड on the basis of this assessment we can come out with three possible outcomes, whether it is full insurance, whether it is over insurance, or is it the case of under insurance. Well, everything I have given over here in theoretical part, if you see page number 9.1 of my book, सब कुछ यहाँ दिया है मैंने आपको। 9.2 पे में आप देखेंगे सारी चीजें दी है। ये जो रेड में दिया है ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पढ़ते समय वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, एंड दिस इज द क्लेम फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको अभी टाइम है, इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको आपके बुक्स में इतने ही पेजेस पढ़ने हैं, 9.1, 9.2 एंड देन पेज नंबर 9.3, करेक्ट। 9.3 का भी सिर्फ यहां तक, ये जो रेड पॉइंट है यहां तक ही आपको पढ़ना है। सो ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर राइट नाउ। सो वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स of essential segment. Question number 1 on loss of stock policy, a very basic question. Let us see, let us understand. From the following information, ascertain the value of stock as on 31st March 2020. Now this thing is very important. You need to identify कि क्वेश्चन क्या पूछा है। You have to ascertain the value of stock as on 31st March 2020. Okay, so you are given stock as on 1/4/2019. 1/4/2019 का जो स्टॉक है, मतलब दोस्तों कैन आई से दिस इज नोन एज माय ओपनिंग स्टॉक। So I have been given opening stock 28,500. I have been given purchases, manufacturing expenses. Very important, guys. Manufacturing expenses are always considered as which expenses? Direct expenses. Selling expense, admin expense, and financial expense. Financial expense का मतलब होता है these are expenses like example interest.
all the borrowing cost are financial expense, so they all are which expenses, they all are indirect expenses, और indirect expenses कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में। फिर आपको दिया गया फिगर ऑफ सेल्स और फिर आपसे कुछ तो कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं ये क्वेश्चन को देखता हूं ना, तो क्वेश्चन को देख के मुझे कहीं ना कहीं वर्चुअली एक ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉल हो रहा है जहां पे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी इज वेरी मच सिमिलर टू एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल प्राइस मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जहां पे हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो दोस्तों अभी प्लीज आप कुछ मत लिखिएगा, समझिएगा और फिर आपको एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा, और मैं नहीं भी दूं तो भी आप पॉज करके एडिक्वेट टाइम ले सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट, देखते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम हमारे रजिस्टर्स में और मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्लिक AAA ऑब्लिक पेज नंबर 9.6। Now in this case we are going to prepare a trading account, but this is not the final trading account, it's a temporary trading account prepared just for this purpose। therefore इसको मैं टाइटल देता हूं अगर मैं ट्रेडिंग भी लिखता हूं तो भी चलेगा, मेमोरेंडम लिख रहा हूं तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरे साल का बन रहा है, ईयर एंडिंग डेट पे बन रहा है। करेक्ट, तो मैं क्विकली एक फॉर्मेट स्केच कर लेता हूं यहाँ पे। इसका एसेंशियल फॉर्मेटिंग्स बनाना जरूरी है, डेकोरेटिव फॉर्मेटिंग्स अगेन जैसा मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, प्लीज फोकस ऑन सब्सटेंस ऑन फॉर्म। डेकोरेटिव फॉर्मेटिंग तभी करना जब पेपर पूरा लिख के हो जाए आपका। अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई और कुछ मुझे आ नहीं रहा है, जो आ रहा था इतना ही आ रहा था, तो बस फिर बाद में आप कितना भी डेकोरेशन कीजिए फॉर्मेट का बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वैल्यूअर को कंटेंट दे के आइए चेक करने के लिए कि भाई मैंने लिखा है पेपर, चेक करो उसे। ओके, लंबी ही लाइन हो गई, लाइन मारना जैसे मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहां बनाया, दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड दी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। करेक्ट, अगेन मैं कह रहा हूं स्टॉप राइटिंग, जस्ट फोकस ऑन दी सोल्यूशन। ऋषिका एंड अक्षता प्लीज गेट अप, वेक अप। ये सब जो भी नाम ले रहा हूं ये हमारे क्लास के कुछ महान सोने वाले लोगों में से एक है। तो क्या क्या है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। दोस्तों सेलिंग, एडमिन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ये तीनों एक्सपेंसेस दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दे अपीयर वेयर, दे अपीयर इन योर P&L अकाउंट। तो सबसे पहले आता हूं मैं और लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक 28,500 दिया है आपको, सो 2 ओके। परचेजेस 1,52,500 डेबिट साइड बिलो ओपनिंग स्टॉक। Manufacturing expenses are direct expenses, 30,000 below purchases। शॉर्टकट भी लिखते हैं तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और फिर आपको दिया है जो फिगर्स मैंने यूज किए उसको कर रहा हूं टिक मार्क, गंदे टिक हो रहे हैं, ऑडिटर टिक। सेल्स 2,49,000 टोटल सेल है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट में कहा है, मुझे पता है आपको अभी नहीं पता है, तो थोड़ा मैं अलग तरीके से लिखूंगा। क्रेडिट में लिखते हैं ट्रेडिंग के बाय सेल्स, उसको बाइफरगेट करेंगे हम। नीचे जो 3 लाइन है उसमें इसी के बारे में बात की गई है और टोटल दिया है 2,49,000।
अब क्या बाकी है इस ट्रेडिंग अकाउंट में? अगर आप देखते हैं तो 2 फिगर्स आर मिसिंग इन दिस ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट? व्हाट आर दोस 2 फिगर्स? वन इज बाय क्लोजिंग स्टॉक and second is to gross profit. अब दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में ही कहा था, क्या कहा था? दैट यू हैव टू असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब कौन सा स्टॉक हमें निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बात तो मान के चलिएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है ना, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट फिगर ऑफ दिस सोल्यूशन। मतलब मैं आपसे ये चीज क्यों कह रहा हूं? ये चीज मैंने आपसे इसलिए कही है ताकि अभी से हम इस फिगर पे फोकस ही ना करें। हमें अब पूरी तरह फोकस करना है कौन सी एक फिगर पे, विच इज दैट वन फिगर विच कैन गिव अ सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज द फिगर ऑफ जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। बिकॉज अगर एक बार दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया ना, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की टोटल मिल जाएगी। वंस वी गेट टोटल ऑन द डेबिट साइड, वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट टोटल, वी कैन राइट डाउन द टोटल ऑन क्रेडिट साइड, एंड देन वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर एज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो ये अब हमें यहां पे इतना हमें असरटेन करना है, इतना हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इससे पहले कि मैं वो नीचे की 3 लाइंस एक्सप्लेन करूं, आप क्विकली आपके रजिस्टर में आइए और ये बना लीजिए, जिसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट्स। कम ऑन, डू इट क्विकली ऑल ऑफ यू।
सो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तक इस क्वेश्चन में कुछ नया है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता हो, जो हमें नहीं आता हो। करेक्ट, ये सबसे सही अप्रोच है यार कोई भी नई चीज पढ़ने का। ट्राई टू फाइंड आउट द रिजेम्बलेंस, द सिमिलैरिटी इन द न्यू थिंग विथ वॉट यू ऑलरेडी नो, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिस कंसेप्ट को, जिस चीज को आपको ऑलरेडी आती है, उस चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए नई चीज में, तो आपको पता चलेगा कि जो नया लग रहा था वो एक्चुअली नया नहीं है, उतना नया नहीं है। ओके, रिटन ऑल ऑफ यू। सो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा। स्टॉप राइटिंग एंड अंडरस्टैंड। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 मतलब ये पिछले साल की बात है, और ये आपसे कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। प्लीज अंडरस्टैंड, ये घटना है पिछले साल की, जब पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा था। A sum of 3,500 was written off from upon a particular item which was originally purchased for rupees 10,000। बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है इस पर्टिकुलर पार्ट को। जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा था, अब एक चीज और समझना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, है ना। तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय हमने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया दैट लास्ट ईयर वी परचेस्ड सम गुड्स फॉर रुपीज 10,000। पिछले साल, ये बात है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की, समझ में आ रहा है। और अभी हमें किस फाइनेंशियल ईयर में, 19-20 में। तो इन 2018-19 वी हैव परचेस्ड सम गुड्स फॉर रुपीज 10,000, और वो जो गुड्स थे वो लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर तक बिके नहीं थे, दे वर लाइंग अनसोल्ड एंड देयरफॉर दे वर इन आवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। तो जब हम उसका वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि वो गुड्स की वैल्यू 3,500 से कम हो गई है, माइनस हमने उसकी वैल्यू को क्या किया, रिड्यूस किया। कितने से रिड्यूस किया, 3,500 से। मतलब वो गुड्स अब मेरे पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में किस प्राइस पे, किस वैल्यू पे दिख रहे थे, 6,500 रुपीज। ये सबको समझ में आया। गुड्स, ये पूरी कहानी है पिछले साल की, खरीदे पिछले साल, वैल्यू में रिडक्शन हुआ पिछले साल, और पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में था 6,500। नाउ इन करंट ईयर 1920 दीज गुड्स आर अपीयरिंग इन माय ओपनिंग स्टॉक एट रुपीज 6,500। ये जो गुड्स हैं दे वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 9,000। इन गुड्स को मैंने करंट ईयर में बेचा है, कितने में बेचा है, 9,000 में बेचा है दोस्तों। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक
करंट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इतनी सिंपल बात है कि करंट ईयर में मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था 6500 का, वो ओपनिंग स्टॉक को मैंने बेचा 9000 रुपीज में, मतलब मुझे इस पे प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, सो 9000 माइनस 6500, आई हैव अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2500 बारिंग द ट्रांजेक्शन। बारिंग द ट्रांजेक्शन मतलब होता है एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन। विच ट्रांजेक्शन, ये एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन relating to this item, the GP earned during the year is 20% on sale। मतलब ये क्या कह रहे हैं समझना, कि ये जो टोटल 2,49,000 का सेल है ना, इसमें से 9,000 रुपीज का है एबनॉर्मल सेल। विच एबनॉर्मल सेल, ये वाला 9,000 रुपीज का एबनॉर्मल सेल है, और बाकी का जो है वो है नॉर्मल सेल। तो बाकी का कितना बचेगा, 2,40,000। ये क्लियर हुआ सभी को। अब मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। तो आई नीड टू डिवाइड माय ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो इनटू टू पार्ट्स, वन इज नॉर्मल and another is abnormal. So as far as the abnormal gross profit is concerned, it is very crystal clear that I have earned the abnormal gross profit of 2500. And how I got 2500? So 9000 is the sales value of abnormal item minus cost price of abnormal item is 6500. And I repeat, how I got the 6500? Because this item was bought last year for 10,000, and then subsequently in last year itself its value was decreased by 3500. So I am holding this in my inventory at 6500. Now what they've said, barring this transaction, my GP ratio is 20% on sale. That means my normal GP is normal sales 2,40,000 into 20%। सिंपल है, प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ही दिया है तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट बिकम्स टू 48,000। सो 48,000 इज माय नॉर्मल सेल, 2,500 इज एबनॉर्मल, 48,000 इज नॉर्मल जीपी प्लस 2,500 एबनॉर्मल जीपी। माय टोटल जीपी इज 50,500। And now I take total, so 28,500 plus 152,500 plus 30,000 plus 50,500, that becomes 2,61,500. I write down same total on credit side, 2,61,500, and I subtract total sales from it to get the balancing figure as value of closing stock as 12,500. Correct? So quickly come to your registers and complete this. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जगह कुछ लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दैट्स मोर क्लियर। चलिए आगे, लिखा सभी ने। ये जो वर्किंग मैंने यहां लिखी है ना, ये वर्किंग भी आप आपके पास लिख के रखिएगा, जरूर लिख के रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसको और टाइम की जरूरत है पॉज करके लिख सकते हैं।
बिफोर वी मूव अहेड, इंडेक्स में भी पोस्ट नहीं करेंगे, आज के सारे क्वेश्चंस कुछ करेंगे फिर बाद में इंडेक्स में पोस्ट करेंगे. बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेयर यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक. क्रॉस रेफरेंसिंग देना बहुत जरूरी है दोस्तों. समझिएगा, हम हर रोज एग्जाम के एक दिन पहले की तैयारी करते हैं. वी प्रिपेयर फॉर दैट वन सिंगल डे जो हम सबके लाइफ में आने वाला है एग्जाम से पहले. क्वेश्चन नंबर 2, let's read and understand. Mr. Aditya prepares accounts on 30th September each year, but on 31st December 2019 fire destroyed the greater part of his stock. So उसका year ending है 30th September का. Mr. आदित्य जगताप भाऊ, आपके ऊपर है क्वेश्चन, लेकिन आग लगी है कब? फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ उसके 3 महीने बाद, और उस दिन आपके स्टॉक में एक ग्रेटर पार्ट आपका स्टॉक का डिस्ट्रॉय हो गया. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. 1 अक्टूबर 2019 का आपको स्टॉक दिया है. कैन आई से फॉर माई मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट दिस विल बी ओपनिंग स्टॉक. यू आर गिवन परचेजेस, चलो अच्छा है. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. सेल्स दिया है आपको, तो बेस्ट हो गया ओपनिंग, परचेजेस, वेजेस, सेल्स. सो दोस्तों अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट विजुअलाइज कर सकते हैं तो ओपनिंग है, परचेजेस है, वेजेस है, सेल्स है. अगेन 2 फिगर्स मिसिंग है यहाँ पे. विच आर दोस 2 फिगर्स? द जीपी एंड क्लोजिंग स्टॉक. The rate of GP is 33.33% on cost price. Okay, so GP का रेट दिया है 33.33% on cost price. कंसाइनमेंट नाम का एक टॉपिक हमने CA फाउंडेशन में पढ़ा था और कुछ कन्वर्जन हमने वहां सीखे थे. दैट 33.33% on cost price is equal to 25% on सेलिंग प्राइस. क्लास में भी हमने इस चीज पे वापस डिस्कशन किया था और ये आई होप सबको आता है. स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹3000 वॉज सैल्वेज. सैल्वेज का मतलब क्या होता है? स्क्रैप्ड. स्क्रैप का मतलब क्या होता है? सैल्वेज, स्क्रैप. इट का मतलब क्या होता है? स्क्रैप सोल्ड. जो भी स्क्रैप बचता है उसको बेच दिया. इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर ₹25,000 एंड द क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट हमें दिया है. अब हमें सबसे पहले यहां क्या चेक करना पड़ेगा? वेदर इट इज फुल इंश्योरेंस, वेदर इट इज अंडर इंश्योरेंस और वेदर इट इज ओवर इंश्योरेंस. करेक्ट. अगर अंडर इंश्योरेंस होता है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है. स्टॉक इन द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट. मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना 29,700, ये कॉस्ट से 10% कम है. मतलब कैन आई से दिस 29,700 इज एट 90% ऑफ कॉस्ट. तो मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स ओन वर्कर. ही वॉज पेड 500 विच वॉज इंक्लूडेड इन वेजेस. इसका मतलब क्या है? ये जो 33,000 के वेजेस है ना, इसमें से हमें 500 माइनस करना पड़ेगा. क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं. वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑन प्लांट शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? प्लांट अकाउंट. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीए फाउंडेशन में चीज हमने पढ़ी होती है. एंड परचेजेस इंक्लूड द परचेज ऑफ प्लांट फॉर ₹5,000. अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल है. 75,000 के जो परचेजेस है उसमें से ₹5,000 माइनस होंगे. और ये 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन है और हमें कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लेट्स डू इट टुगेदर. कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. अगेन विल प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. बट अब यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग मत लिखना, हम पीरियड लिखेंगे. कब से कब तक का बना रहे हैं? 30 सितंबर को फाइनेंशियल्स बनाए थे. ये हम बना रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 से. 1 अक्टूबर 2019 टू जिस दिन आग लगी 31 दिसंबर 2019.
तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। ओपनिंग स्टॉक, अब ये जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है सब बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। 29,700 हमसे कहा था ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 कहती है दैट दिस स्टॉक वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। इसका मतलब है 29,700 जो है ना, दिस इज 90% ऑफ कॉस्ट। और अब अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सो 29,700 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। 29,700 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगी स्टॉक की। मुझे कॉस्ट प्राइस ही चाहिए स्टॉक की, दैट कम्स टू, चेक ऑल ऑफ यू, इज इट 33,000। बच्चा यहां पता है गलती क्या करेगा दोस्तों, वो 29,700 लेगा और उसमें 10% ऐड करेगा, 32,670 निकालेगा, पेपर देगा, घर पे आके कहेगा अपनी मम्मी से आई आते आता पुढे फाइनल। और जिस दिन रिजल्ट आएगा और मार्क्स अनएक्सपेक्टेड आएंगे तो मग कळेल की कसलं फाइनल आणि कायचं फाइनल, देयर इज नो फाइनल। तो यू नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू टेक केयर एंड बी वेरी केयरफुल ऑन दीज स्मॉल वर्ड्स वॉट एवर इज कमिंग टू योर वे। Purchases are 75,000, but adjustment number 3 is saying that it includes purchase of plant, that is a capital expenditure of 5,000. So we need to rectify that error. So I write to purchases. So 75,000 minus 5,000 will become 70,000. But in examination, I need to show valuer that I have understood this thing and I need to show calculations into bracket. Obviously you can't use red pen in examination, but here for your register we are using red pen so that we can make it more informative. Wages are total 33,000, but again it includes 500 on installation of plant. So 33,000 minus 500. Sales is given to you 1,40,000 and there's absolutely no abnormality in the sales. That's the good part of this question. So buy sales 1,40,000. Okay, now my dear friends, again two figures are missing in this question. The one figure which we need is closing stock, the value of closing stock. Now this value of closing stock, my dear friends, will be nothing but it will be the value of subject matter, correct? And this value will be subsequently compared with the amount of policy to find out, figure out whether it is under insurance, over insurance or full insurance. And another figure we need is this gross profit. Obviously हमें क्लोजिंग स्टॉक लास्ट फिगर मिलेगी। पहले जीपी निकालना पड़ेगा। जीपी दो तरीकों से निकाला जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ कहा है इट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। 33.33% का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट। तो 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 25% ऑफ सेल्स। क्योंकि मुझे यहाँ पता है 1,40,000, तो मैं 1,40,000 का सीधा 25% निकाल सकता हूं। तो 1,40,000 का 25% जो होता है वो होता है 35,000। सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मैं 33.33% ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकता था, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अब दोस्तों मैं ये सब कैलकुलेशंस अगर लेता हूं तो मुझे डेबिट साइड की टोटल पूरी तरह मिल चुकी है। सो आई टेक ऑन माय कैलकुलेटर 33,000 प्लस 70,000 प्लस 32,500 प्लस 35,000, दैट बिकम्स 1,70,500। आप देख रहे हो मैंने कोई लाइन नहीं मारी है, कोई फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया, स्टिल रीजनेबली डिसेंट प्रेजेंटेशन हो रहा है। 1,70,500 माइनस सेल्स 1,40,000, सो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है कितनी? 30,500। चेक कीजिए सभी लोग मेरे साथ में है या नहीं।
आई होप सब मेरे साथ में है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये अभी हमारा सोल्यूशन हुआ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी क्लेम, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, इतना सॉल्व करके कंप्लीट मत कीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे हम कैसे, समझिएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस और फुल इंश्योरेंस। तो कौन सी दो वैल्यूज को हम करते हैं कंपेयर, वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दैट मीन्स वी कंपेयर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 30,500, and we compare this value with the amount of policy which is 25,000. So can I say that the closing stock value is greater than the amount of policy? So when closing stock value of subject matter is greater than amount of policy, it is known as the case of what? Under insurance. And in case of under insurance, the amount of claim is calculated using average clause. And the formula of average clause is amount of policy upon value of closing stock multiplied by net loss. And what do you mean by this word net loss? तो net loss का मतलब होता है value of closing stock minus salvage value, करेक्ट। और ये पहला क्वेश्चन है एवरेज क्लॉज का, इसलिए बता रहा हूं, ये जो पार्ट होता है ना फॉर्मूला का, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रिस्क कवरेज का परसेंटेज। अगर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 25,000 होती थी और अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी 25,000 है, तो मेरा रिस्क परसेंट कवरेज परसेंट 100% कहलाता था, करेक्ट। लेकिन यहां 100% रिस्क कवर नहीं हो रही है, इसलिए मुझे पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 25,000, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 30,500। तो दोस्तों एक बार देखते हैं रिस्क कवरेज का परसेंटेज कितना हो रहा है। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 30,500, अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 81.967%। मतलब मेरी 100% रिस्क तो ये पॉलिसी में कवर नहीं हो रही है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं नेट लॉस से, नेट लॉस का मतलब होता है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू। चेक कीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है 3,000 रुपीज सैल्वेज किया है आपने, माइनस 3,000, मतलब मेरा नेट लॉस हुआ है 27,500 रुपीज। सो मुझे अब मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 30,500 मल्टीप्लाइड बाय 27,500। प्लीज ये परसेंटेज यूज मत करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 81.967%। सो अब जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम, राउंडिंग ऑफ फिगर में आता है 22,541। The amount of claim will be 22,541। मतलब आप देखो यहां पे हो ये रहा है कि इवन दो आपकी पॉलिसी 25,000 की है, लेकिन आपको इंश्योरेंस क्लेम 25,000 का नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा सिर्फ 22,541 का। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन रिस्क कवरेज इज लेस देन 100%। यस माय डियर फ्रेंड्स, माय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 30,500 is more than the amount of policy। मतलब my policy is inadequate to cover the entire subject matter। and percentage wise how
much percentage of my stock is covered with this policy? It is just 81.967%. So I cannot expect the insurance company to pay me entire 25,000 rupees. हाँ, ये पूरा 25,000 मिलता था. पता है कब मिलता था? ये पूरा 25,000 तब मिलता था अगर मेरा नेट लॉस भी यहाँ पे पूरा 30,500 होता था. मतलब अगर मैं कुछ सैल्वेज नहीं करता था, 3,000 रुपीज सैल्वेज नहीं करता था, तो मुझे पूरा इंश्योरेंस कंपनी से 25,000 रुपीज मिल जाता था. क्योंकि उस केस में फॉर्मूला क्या होता था? 25,000 अपॉन 30,500 मल्टीप्लाइड बाय 30,500. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ अनड्यू एनरिचमेंट अप्लाई होता है और मैं अनड्यूली कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकता हूं. इसीलिए ये इसी तरीके से मुझे करना होगा. कम ऑन, चेक ऑल ऑफ यू. लिखा सभी ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन था. एवरेज क्लॉज का पहला क्वेश्चन था, तो यहां पे उसका पेज नंबर लिख के रखिएगा आपके टेक्स्ट बुक में. आई होप यू आर मेंटेनिंग योर रजिस्टर्स प्रॉपरली. मैं सिर्फ होप कर सकता हूं अभी इस सिचुएशन पे. और दोस्तों यार फिर से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग हमारे तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको हम इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, और यही चीज़ हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई एम गिविंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर द CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन May 2020 as well as in November 2020. For you guys, for everyone my dear friends, that please I am again telling you, एंटरटेनमेंट की जरूरत सबको होती है. बचपन से लेके आज तक हम पढ़ते हैं ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. हम वो जैक नहीं बनना चाहते. हम खेल रहे हैं, आप नहीं, मैं भी खेल रहा हूं. आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट कर रहा हूं, सब डाल रहा हूं. लूडो किंग खेलने में बड़ा मजा आ रहा है, और क्या करें साला आदत से मजबूर हो गए. फर्स्ट ही आ रहे हैं बार बार. घर में ताश खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स है, चेस है, आउटडोर गेम्स है, स्टेपस्टोन आपने गेम सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. बहुत मजा आ रहा है. मतलब हम हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढ सकते हैं. मुझे पता है ऑफिस चालू होने के बाद फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो रेंट है, स्टाफ कॉस्ट है, सैलरीज है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, जिसको हम कॉस्टिंग में कहते हैं ना, मार्जिनल कॉस्टिंग के लैंग्वेज में फिक्स कॉस्ट. ये कहीं बंद नहीं हुई है दोस्तों. बाहर रेवेन्यू बिल्कुल बंद है, बिजनेस बिल्कुल बंद है, लेकिन ये सारी कॉस्ट तो देनी होगी. तो एज अ डायरेक्टर ऑफ जावरेज मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पता है कि एक बार एकेडमी चालू होने के बाद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. बट अगर आज मैं उस चीज के बारे में सोचने बैठा ना दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं शायद इन दिनों को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा. मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, या अगर मुझे पता भी है तो मैं उन चैलेंजेस को उसी दिन फेस करूंगा ना, क्योंकि आज तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं. और ये जो फाइनेंशियल सेटबैक है, ये मुझे ही नहीं, ये हर एक इंसान को होने वाला है, क्योंकि मार्केट में कंजम्पशन नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है. तो सबकी फिक्स्ड कॉस्ट सबको बर्बाद करने वाली है. इसीलिए आपने देखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं. बट फिर भी मैं आज में जीना चाहता हूं, इस मोमेंट को जीना चाहता हूं. और इस मोमेंट को जीने का बेस्ट तरीका यह है, हमें जैक नहीं बनना है, हमें ऑल वर्क नहीं करना है, वर्क भी करना है, प्ले भी करना है. इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, रोज के वीडियोस जो आपका रोज का टारगेट आपको दिया है सारे फैकल्टीज ने, उस टारगेट को यार पूरा करो, अच्छे से कंप्लीट करो और आगे बढ़ते जाओ, ताकि आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहे, होती रहे. चलो आज के लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को आज वाइंड अप करेंगे. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्विकली पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं. आई होप आप सबको समझ में आ रहा है सभी को समझ में? कोई सो तो नहीं गया है? पक्का 100%. हमारे सर गोपाल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, देखो अच्छे से सो नहीं गए हो. ऑन 20th October 2019 द गोडाउन एंड द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमन लिमिटेड वर अफेक्टेड बाय फायर फ्रॉम द सैल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अब यहाँ पे ये सैल्वेज का मतलब है स्क्रैप्ड, बचा कुचा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. फायर की डेट क्या है? 20th October 2019. स्टॉक ऑफ गोडाउन at 10% lower than cost as on 31st March 2019. अगेन जो एडजस्टमेंट पिछले क्वेश्चन में देखा था वही है. परचेसेस दिया है
सेल्स दिया है, परचेज लेस रिटर्न सेल्स रेट रिटर्न, इसको कहते हैं नेट परचेजेस एंड नेट सेल्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नीचे कुछ दिया है दैट सेल्स अप टू 20th अक्टूबर, जो ऊपर ये फिगर दिया ना 6,20,000, इट इंक्लूड्स 80,000 रुपीज 80,000 फॉर विच गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच्ड। इसका मतलब क्या है, ये जो सेल्स हुआ है ना, इसमें 80,000 के ऐसे सेल्स हैं, वो गुड्स के सेल्स हैं जो गुड्स अभी तक डिस्पैच ही नहीं हुए हैं। मतलब रियली स्पीकिंग ये जो सेल है ना, ये 6,20,000 नहीं है, ये 6,20,000 माइनस 80,000 किया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 को मैं करता हूं टिक मार्क। परचेजेस अप टू 20th अक्टूबर, ये जो ऊपर फिगर दिया ना 2,80,000 का, डिड नॉट इंक्लूड 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम सप्लायर दो द गुड्स आर रिसीव्ड इन द गोडाउन। हुआ है ये कि 40,000 के गुड्स ऐसे थे जो मैंने खरीदे हैं, जो मुझे फिजिकली मिल गए हैं, जो मेरे पास अभी भी स्टॉक में है, गोडाउन में है, लेकिन ये परचेजेस में अपेयर नहीं हो रहे हैं। मतलब मुझे ये 40,000 यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पास्ट रिकॉर्ड शोज द जीपी रेट ऑफ 25%। अब उठता है ये सवाल कि सर ये 25% जो है, ये 25% किस चीज का है, ऑफ व्हाट, इज इट एसपी और इज इट सीपी। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कुछ नहीं दिया है तो जीपी रेशियो हमेशा जो होता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब डिफॉल्ट क्या होता है, जीपी रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 25% सेलिंग प्राइस का है। द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेजेस रुपीज 31,000। ये फिगर हमें कहाँ कैलकुलेट, कहाँ काम आएगी, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट लॉस एंड अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड द स्टॉक फॉर रुपीज 1 लाख। मतलब ये है हमारा अमाउंट ऑफ पॉलिसी। चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से क्विकली देखते हैं, सॉल्व करते हैं और आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मन तो नहीं होगा आपका और मेरा दोनों का जाने का, बट क्या करें, काफी बार मन के उपरांत भी कुछ काम हमें करना पड़ता है। सो आते हैं हमारे बुक्स में, रजिस्टर्स में, क्विकली लेट्स सॉल्व टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 3/AAA/9.6। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा आप भी हैबिचुअल हुई है बिना फॉर्मेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे 31 मार्च 2019 को, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल 2019 से 20th अक्टूबर 2019 तक। सो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 20th अक्टूबर 2019, करेक्ट। वही सारे एडजस्टमेंट्स है वापस। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 2,16,000 ओपनिंग स्टॉक यहां पे दिया गया आपको, और वो कहा है दैट इट इज 10% लेस देन कॉस्ट। तो 2,16,000 को मैं स्ट्रेट अवे डिवाइड करता हूं 90% से। जब मैं कहता हूं डिवाइडेड बाय 90% तो मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑटोमेटिकली हो गया है। तो डिवाइडेड बाय 90% व्हेन आई टेक ऑन कैलकुलेटर, चेक ऑल ऑफ यू, is it coming to 2,40,000? Then comes परचेजेस जो आपको यहां दिया गया है फिगर दैट इज 2,80,000, और आपसे कहा है कि इसमें 40,000 के परचेजेस अकाउंट नहीं किए गए थे, इवन दो फिजिकली गुड्स आपको मिल चुके हैं। तो अब हम उसको अकाउंट करते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन था, 3,20,000 हो जाते हैं मेरे परचेजेस। क्रेडिट में आता है बाय सेल्स। सो सेल्स गिवन इज 6,20,000, और आपसे कहा है कि 80,000 के गुड्स अभी तक डिस्पैच हुए नहीं है। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए फिजिकली भी कितने गुड्स हमारे पास है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने गुड्स हमारे पास है उतने ही तो डिस्ट्रॉय हुए होंगे बाय फायर। सो दिस बिकम्स 5,40,000। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, 2 फिगर्स आर मिसिंग। And another is obviously closing stock will be the last figure what we will get. So gross profit percentage is given 25%. I've told you nothing given, default is sales. So 25% of sales हमें यहाँ दिया है। सेल्स मतलब अब हम कितनी लेंगे, जितनी हमारी नेट सेल्स है 5,40,000। सो ये सारे कैलकुलेशंस ब्रैकेट में जरूर दिखाइए। अगेन आई रिपीट, एग्जाम में आप
रेड पेन यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशंस आपको ब्रैकेट में दिखाना है, लेकिन विद द नॉर्मल कलर पेन। सो दिस बिकम्स 1,35,000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के सब कुछ हो गया है, तो मैं उसकी टोटल ले सकता हूं। I can write down same total on credit side, minus 5,40,000, balancing figure 1,55,000 is value of closing stock। अब ये value of closing stock क्या है? ये मेरा value of subject matter है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हो रहा है क्या, आप देख रहे हो मेरी अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 1 लाख की और सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है ज्यादा, मतलब फिर से यहां पे क्या है, अंडर इंश्योरेंस है। तो मैं यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹1,55,000 is greater than amount of policy ₹1 lakh, therefore it is known as what? अंडर इंश्योरेंस। और अब अगर अंडर इंश्योरेंस होता है तो हम अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल यूज एवरेज क्लॉज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज? थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस, है ना। नेट लॉस का मतलब क्या था? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज। सो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है यहाँ पे ₹1 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 1,55,000। मतलब अगेन यहाँ रिस्क कवरेज 100 नहीं है दोस्तों, 100 से थोड़ा कम ही है, मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस। कितना है मेरा नेट लॉस? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ नेट लॉस? तो 1,55,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू यहां देखिए आपको दिया गया था 31,000 रुपीज, that becomes 1,24,000 is my net loss. So we will get the amount of claim. So 1 lakh divided by 1,55,000। अगर आप इस परसेंटेज को देखते हो कुछ 64.52% रिस्क कवरेज हो रहा है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं नेट लॉस 1,24,000 से, तो 79,999.99 मतलब 80,000 रुपीज का क्लेम यहां एडमिट होगा। The amount of claim will be 80,000 rupees, my dear friends. Average clause apply हो रहा है, exactly similar है last question की तरह, absolutely similar to the last question. Amount of claim is 80,000. Okay, so my dear friends, आज का जो ये हमारा लेक्चर है that is accounting chapter number 9 lecture number 1. In this lecture I have given you conceptual explanation, बहुत डिटेल में हमने समझा पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को। हमने क्लास वर्क किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और आज का आपका होमवर्क है यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव टू ऑल्सो रीड पेजेस 9.1 टू 9.3। लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं पढ़ना है, लॉस ऑफ स्टॉक के जो भी पेजेस है वो सब आपको पढ़ना है। ये सारा कंसेप्चुअली आपको आज कंप्लीट करना है, और फिर जो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तब हम इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट 5:30 बजने को आई है। जैसा मैंने कहा था, बहुत अच्छा तरीका है हमारे ये दिन को शुरुआत करने का। बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है दोस्तों कि जब पूरी दुनिया सो रही है, हम हमारा कर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी काम हमारा हो चुका है। एंड आई एम टेलिंग यू
साइंटिफिकली ये प्रूवन है, जो ये सुबह की हवा होती है इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा होता है, तो ऑक्सीजन होता है O2 प्लस 1 मोर एडिशनल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मेक्स इट O3, और O3 का मतलब होता है ओजोन। तो दोस्तों केमिस्ट्री में भी ये प्रूवन है कि ओजोन इस दुनिया का सबसे बड़ा डिटॉक्सिकेटिंग और डिसइंफेक्टिफाइंग एजेंट होता है। सो ओजोन हम अगर इतनी सुबह ले रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको यहाँ बैल्कनी में बैठ के पढ़ा रहा हूं, आप भी अगर ओपन एयर में आप अगर बाहर जाते हैं, जरा आप सांस लेते हैं खुली हवा में, तो आपको जो फ्रेशनेस फील होगी वो पूरे दिन में कहीं फील नहीं होगी। तो बहुत अच्छा लगा फिर से आज आपसे मिलके, आपको पढ़ा के। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और फिर से अभी मैं साइन ऑफ करता हूं इस वीडियो से, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड डे।